नमस्कार दोस्तों, मैं महेश शर्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले वीडियो में वर्ण पढ़े थे। वर्णों में हमने पढ़े थे स्वर के प्रकार। क्या पढ़े थे? स्वर के प्रकार पढ़े थे और मात्रा के आधार पर भी स्वर देख लिए थे, जिसमें मैंने आपको 3 बताए थे। कौन से बताए थे? 3। एक तो बताया था ह्रस्व, दूसरा बताया था दीर्घ और तीसरा बताया था प्लुत। ये पढ़े थे। मैंने स्वरों के भी प्रकार 2 बताए थे। क्या कौन कौन से बताए थे? ये बताया था लघु, दूसरा बताया था दीर्घ। कौन सा बताया था? दीर्घ। लघु क्या होते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगता है या जिनमें ध्वनि कम निकलती है, उन्हें अपन लघु बोलते हैं। दीर्घ जिनमें लघु से दुगना समय लगता है, उन्हें क्या बोलेंगे? दीर्घ बोलेंगे। लघु कितने थे? अ, ई, उ और री। और दीर्घ था बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये थे दीर्घ। इसमें मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी, इन्हें अपन संयुक्त अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर, या उन्हें सजातीय और विजातीय। चलो आज इनको अपन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? सजातीय और विजातीय। ये पेपर में आ सकते हैं कि सजातीय अक्षर क्या होते हैं और विजातीय क्या होते हैं। सजातीय वे अक्षर, क्या? वे अक्षर जो एक ही समान अक्षरों से मिलकर बने हों उन्हें सजातीय अक्षर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब सजाती क्यों है ये? क्योंकि ये आ प्लस अ से मिलकर बना है, ये ई प्लस ई से मिलकर बना है और ये ऊ प्लस ऊ से मिलकर बना है। इस वजह से इनको अपन सजातीय कहते हैं। सजातीय मतलब एक जाति के। क्या होते हैं? एक ही जाति के। जैसे बोलते हैं ना, एक 2 शब्द देखो बताओ। जैसे अपन बोलते हैं सहोदर। क्या बोलते हैं? सहोदर। सहोदर क्या? सह प्लस उदर। एक शब्द होता है अन्योदर। क्या होता है? अन्योदर। अन्योदर में क्या होगा? अन्य प्लस उदर, अन्योदर। मतलब सह मतलब साथ में, उदर का अर्थ है पेट। ये अन्य तो आप जानते हो, उदर का पेट। जो एक ही साथ जन्मे हो उन्हें सहोदर बोलेंगे, और जो अलग अलग जन्मे हो उन्हें क्या बोलेंगे? अन्योदर बोलेंगे। तो ये क्या हुए? एक रूप से सहोदर हुए। सजातीय क्या? सजातीय वे अक्षर जो एक ही समान अक्षरों से मिलकर बने हैं, उन्हें सजातीय अक्षर कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। दूसरा क्या होगा? विजातीय। क्या? विजातीय वे अक्षर जो अलग अलग अक्षरों से मिलकर बने हों उन्हें विजातीय अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? विजातीय अक्षर। इसमें कौन कौन सा आएगा?
ए, आई, ओ और औ, ये चारों विजातीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विजातीय, जिन्हें अन्योदर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्योदर। समझाने के लिए है ना, जो एक से जन्मे न हो उन्हें क्या बोलेंगे अपन? अन्योदर बोलेंगे। जैसे इनका प्रयोग संधियों में किया जाता है। किसमें? जो अपने कौन से थे सहोदर, जिसको मैंने सजातीय बोला था, उनका भी प्रयोग अपन संधियों में करते हैं। तो ये किससे बनेगा? एक तो आ प्लस ई से मिलकर बना, एक आ प्लस ए से मिलकर बना, ये आ प्लस ऊ से मिलकर बना, ये आ प्लस ओ से मिलकर बना। मतलब ये सब अलग अलग मिलकर बने हैं, इस वजह से इन्हें विजातीय कहते हैं। इनको ध्यान रखना, इन चारों को सिर्फ संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं। संयुक्ताक्षर। दूसरा नाम है इनका संध्याक्षर। क्या? संध्याक्षर भी बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ये पूछी जा सकती है। अब मैंने अक्षर तो आपको बताए थे, अक्षर वैसे कितने होते हैं? 2। इसको भी लिख लो, ये भी पेपर में आता है। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते हैं। कितने के होते हैं? 2। 2 कौन कौन से होंगे? एक तो होगा बगदाक्षर, एक होगा मुक्ताक्षर। क्या? एक तो होगा बगदाक्षर और एक होगा मुक्ताक्षर। ये पूछा जा सकता है कि इनके प्रकार क्या होते हैं। अब इनकी परिभाषा लिख लो। क्या लिखेंगे परिभाषा? इसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। व्यंजन होती है। वे अक्षर क्या कहलाते हैं? बगदाक्षर कहलाते हैं। बगदाक्षर कहलाते हैं। जैसे, क्या लिखेंगे अपन? जैसे आप, विराट, है ना, राम, कोई भी ले लो। क्यों? इनमें हलंत लगा हुआ है, इनमें आ नहीं है, तभी तो वो आधे कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आधे। दूसरा कौन सा अक्षर बताया था मैंने? मुक्ताक्षर। इसकी भी परिभाषा लिख लो आप। मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर ये क्या होगा? इनकी अंतिम ध्वनि स्वर कहलाती है। इसके कहलाती है। इसके अंत में स्वर अक्षर आते हैं। कौन से आते हैं? स्वर अक्षर। जैसे अपन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम? राम, श्याम, सीता, प्रिया। तो इनमें सब में क्या है? जुड़ा हुआ है। जैसे राम को तोड़ो तो र
प्लस आ प्लस म प्लस अ। अक्षर को अपन शब्द को ऐसे ही तो तोड़ते हैं, इसको अपन ने तोड़ लिया। र में बड़ा आ था, अलग कर दिया। म में छोटा आ था, अलग कर दिया। हाँ, अब ये स्वर रहित है। लेकिन जब अपन ने राम लिखा, श्याम लिखा, प्रिया लिखा, सीता लिखा, तो ये स्वर रहित नहीं है, इनमें स्वर समाहित हैं। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? मुक्ता बोलते हैं। ये कैसे हैं? मुक्त हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना, इनका नाम क्या है? मुक्ताक्षर। ये 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। चलो अगला लिखते हैं, जीव के आधार पर स्वर। जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 के। कितने? 3 के होते हैं। अब जीव क्या, इनमें इनकी परिभाषा लिख लो। इसमें जीव के भाग का प्रयोग किया जाता है जो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है। क्या करता है? स्पर्श। ये भाग इनके प्रकार हो गए। किसके? ये तो आप लिख सकते हो पेपर में, क्या परिभाषा, किसके आधार पर? जीव के आधार पर स्वर। इसमें जीव के भाग का प्रयोग किया जाता है जो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है। अब ये 3 होते कौन से हैं? लिखो। पहला है अग्र, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा है मध्य, तीसरा है पश्च। क्यों? आपने देखा होगा कि अपन जब रोटी खाते हैं या तो कहीं नमक लगता है, कहीं मीठा लगता है, कहीं खट्टा लगता है, तो जीभ का जो स्पर्श है ना, जीभ के मुख का जो कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, या जो अग्र जीभ है, या जो पश्च जीभ है, या जो मध्य जीभ है, वो क्या करती है भैया? स्वाद का अनुभव कराती है। जिसमें क्या आता है? पहले में ई, ए, ऐ और रे। ये कौन से हैं? ये अग्रभाग से बोले जाने वाले स्वर हैं। कौन कौन से? ए, ऐ और रे, ये जीव के आगे भाग से बोले जा रहे हैं। मध्य में कौन सा? अ। ये मध्य के भाग से बोला जा रहा है। बचा क्या है इसमें? बड़ा आ, उ और बचे ओ औ। ये जीव के पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर हैं। किसके भाग से बोले जाने वाले स्वर हैं? पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर हैं। ई, ए, ऐ और री। देखो, जीव ही सब कुछ करवाती है। बोलते हैं ना, जीव में हड्डी नहीं होती, लेकिन हड्डी तुड़वाने का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। जीव की वो ताकत है, क्योंकि जीव ही स्वाद बताती है। तो ये मैंने आपको बता दिया था, जीव के आधार पर स्वर। क्या? जीव के आधार पर स्वर। इसमें जीव के भाग का प्रयोग होता है, कहीं ना कहीं स्पर्श होगा मुख के। और सेकंड बात, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3, अग्र और मध्य और पश्च। इनको आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। अगले पर आते हैं अपन। किस पर आते हैं? अगले पर। अगला आएगा ओष्ठ के आधार पर स्वर। ओष्ठ के आधार पर
स्वर कितने होते हैं? 2, है ना? क्या होते हैं? 2। पहला होता है वृत्तमुखी, दूसरा होता है अवृत्तमुखी। कौन सा होता है? अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी अवृत्तमुखी क्या होते हैं पहले अपन समझते हैं। वृत्तमुखी जिन स्वरों का उच्चारण होठों के वृत्ताकार, होठों को क्या करते हैं? वृत्ताकार बनाकर किया जाता है। अपन इनकी परिभाषा लिखते हैं। वृत्तमुखी क्या होते हैं? वे स्वर जिनको बोलते समय मुख का वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। या होठ आपस में मिल जाते हैं। क्या होता है? होठ आपस में मिल जाते हैं। मिल जाते हैं तो वे अक्षर क्या कहलाते हैं? वे अक्षर वृत्तमुखी कहलाते हैं। वृत्तमुखी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल पे आएंगे। मिल जाते हैं, है ना? कौन कौन से? उ और ओ औ। क्या? उ और ओ औ। ये 4 हैं। इनमें कितनी हैं? ये 4। इनको बोलते समय होठों का वृत्त बन जाता है। ये वृत्तमुखी अवृत्तमुखी प्रकार तो 2 हुए, लेकिन वृत्तमुखी अक्षर कितने हुए? 4। कौन कौन से? उ और ओ औ। ऐसे ही अवृत्तमुखी की परिभाषा लिख लो। क्या? अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी ये पेपर में आते हैं 3 नंबर के। इनकी परिभाषा, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों का वृत्त नहीं बनता या यूं कहें कि होठ आपस में नहीं मिलते, ऐसे अक्षरों को अवृत्तमुखी कहा जाता है। अवृत्तमुखी कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। किसकी? अवृत्तमुखी की। जिनको बोलते समय होठों का मुख क्या वृत्त नहीं बनते, या होठ चिपकते नहीं है, या होठ मिलते नहीं है, उन्हें अवृत्तमुखी बोलेंगे। सिंपल है, अमतलब नहीं। वृत्त तो आप जानते हो, वृत्ताकार। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आएगा अ आ, ई, री और ए, ऐ। ये आते हैं, ध्यान रखना है ना।
इनके क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि इसमें कितने अक्षर आते हैं, तो आप कितने बताओगे, 7 बताओगे। मैंने आपको बताया था कि स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, शायद ये एमपीपीएससी में पेपर में आते नहीं है, इस वजह से मैंने आपको बताया नहीं है, पर आप फैक्ट याद कर लेना कि संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। संस्कृत में स्वर, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको चलो मैं आपको लिखा देता हूं। संस्कृत में स्वरों को अच तथा व्यंजनों को हल कहा जाता है, हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हल। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, लिख लो इसको भी। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13। कितनी होती है, 13। इसमें एक आ जाता है रि, एक आ जाता है लरी, है ना। ये 2 स्वर बढ़ जाती हैं, पेपर में नहीं आता। देखो जो एमपीपीएससी का पेपर है और जो एसआई का पेपर है, या जो कहें अपन के व्यापम के पेपर है, उनमें बहुत अंतर है। व्यापम के पेपर में जो एसआई का पेपर है वो बहुत टिपिकल पेपर है हिंदी की दृष्टि से, लेकिन एमपीपीएससी में इतना टिपिकल नहीं है। एमपीपीएससी का जो पेपर है जिसमें आप बोलते हो कि परिभाषा वगैरह, हाँ कुछ चीजें हैं जो अलग से हैं, लेकिन एमपीपीएससी का ग्रामेटिकल पोर्शन इतना टिपिकल नहीं है। उनमें क्वेश्चन सिंपल से पूछे जाते हैं, मुहावरे लोकोक्तियां वगैरह पूछ सकते हैं, इसमें संधि सिंपल। लेकिन जो एसआई का पेपर है उसमें लगभग 35 से 40 टॉपिक आते हैं, और जो अपना एमपीपीएससी का है उसमें 15 टॉपिक हिंदी में आ जाते हैं। सोचो आप कितना टिपिकल पेपर होगा। लेकिन अपन मानते हैं कि एमपीपीएससी अपन उस लायक पढ़ते ही नहीं है। चलो अगला करते हैं अपन। देखो अगला आता है अपना स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वर। स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वर, ये पेपर में आते हैं। क्या आते हैं, पेपर में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2। पहला है घोष, दूसरा है अघोष। क्या है, अघोष। घोष को अपन सघोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सघोष। जैसे आपने देखा होगा कि एक शब्द होता है साक्षर और एक होता है निरक्षर। तो साक्षर और निरक्षर आपस में विलोम है, लेकिन साक्षर का विलोम एक अक्षर भी है। क्या है, अक्षर। इसको जैसे अक्षरिक बोलते हैं ना, सभी स्वर अक्षरिक हैं, है ना, उनको अपन बोलते हैं। घोष क्या होता है, ऐसे स्वर जिसमें अपनी स्वर तंत्रियां हैं, उनमें कंपन हो, नाद हो। ध्यान रखना, चले पहले समझा देता हूं। नाद होना। एक और शब्द बताऊं आपको, मैं क्या बता रहा था आपको कि ये मेघनाद। तो मेघनाद क्या, मेघों के गरजने से, सॉरी जिसे बोलते हैं ना, जिसके गरजने से मेघों में नाद हो, वो मेघनाद था। जिसका युद्ध किससे हुआ था, लक्ष्मण जी से हुआ था। और मेघनाथ जो मेघ के हैं भगवान, नाथ मतलब भगवान, तो इसका अर्थ पर्यायवाची किसका है, इंद्र का है। ये आपको देखना है ना। जिसके गरजने से मेघों में नाद हो तो उसे मेघनाद बोलते हैं। और मेघनाथ जो मेघ का भगवान है अर्थात इंद्र है। इन दोनों में डिफरेंस है ना। ये समोच्चारित भिन्नार्थक बोलते हैं, जो समान तो उच्चारण होते हैं लेकिन इनके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। क्या हैं, अर्थ अलग अलग हैं। तो सिंपल सी बात है, घोष वे अक्षर कहलाते हैं जिनको
जिनको क्या है बोलते समय, इनकी परिभाषा लिख लो। घोष अक्षर वे होते हैं जिनको बोलते समय मुख में नाद कंपन होता है। क्या होता है? बोलते समय मुख में नाद और कंपन होता है। ऐसे अक्षरों को घोष अक्षर कहते हैं। इसमें सभी स्वर आते हैं। ये आपकी परिभाषा हुई। मैंने क्या बोला इसमें? सभी स्वर कैसे हैं? घोष हैं। सिंपल है। घोष अक्षर वे होते हैं जिनको बोलते समय मुख में नाद कंपन होता है। ऐसे अक्षरों को घोष अक्षर कहते हैं। इसमें सभी स्वर आते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि सभी स्वर घोष हैं, क्योंकि स्वरों का उच्चारण बहुत लंबे समय तक किया जाता है, या स्वरों का प्रयोग किसमें किया जाता है? पद्य शैली में किया जाता है। शैली दो होती हैं, एक पद्य है और एक गद्य है। गद्य क्या होती है? जिसे अपन गा नहीं सकते, जिसमें नाटक है, कहानी है, एकांकी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, ये सब कुछ आ सकते हैं उसमें। लेकिन नाटक जो ये रहते हैं, क्या बोलता है, जिनमें गा सकते हैं, जिन्हें पद्य बोलते हैं, जिसमें क्या आरती आ सकती हैं, कविताएं आ सकती हैं, वीर रस की कविताएं आ सकती हैं। बोलते हैं ना कि युद्ध कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। ये क्या है? एक गायन शैली है ना। अगर मंदिर तक ये दीप चले तो मस्जिद तक भी उजाला जाए, ये चीजें लिखी हुई हैं भैया। ये तो घोष हो गए। तो ये अगली, अब अघोष की परिभाषा लिखेंगे। किसकी लिखेंगे? अघोष की परिभाषा, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। स्वर तंत्रियों, है ना। अघोष ऐसे स्वर जिनको बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, वे होता है, वे अघोष कहलाते हैं। अघोष कहलाते हैं। इसमें कोई भी स्वर नहीं आता है। सिंपल है, इनमें कोई भी स्वर नहीं आता है, कोई भी स्वर अघोष नहीं है। ये हो गया अपना। अगला पढ़ेंगे, मुख के द्वार खुलने पर। क्या? मुख के द्वार खुलने पर स्वर कितने होते हैं? मुख के, सिर्फ आप इसको नॉलेज के लिए रख लो, मुख के द्वार खुलने
पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। पहला है विव्रत, दूसरा अर्धविव्रत, तीसरा अर्धसंव्रत, चौथा संव्रत। क्या? संव्रत। विव्रत क्या होता है? जिसको बोलते समय मुख पूरा खुल जाए उसे क्या बोलेंगे? विव्रत। ध्यान रखना। और जिसको बोलते समय आधा मुख खुले उसे अपन अर्धविव्रत, और जिसको बोलते समय थोड़ा मुख खुले, बस थोड़ा बंद सा रहे, उसको अर्धविव्रत बोलते हैं, अर्धसंव्रत। और संव्रत जिसमें मुख बंद रहता है। अब इसमें देखते हैं विव्रत, इसमें कौन आता है? इसमें अ आता है। क्या आता है? अ। ध्यान रखना, इसमें विव्रत में आ आता है, और इसमें बड़ा आ, ऐ और औ। क्यों? इसमें देखो आधा खुल रहा है, अ, ऐ और औ। इसमें क्या आते हैं? ए और ओ आते हैं। क्या आते हैं? ए और ओ आते हैं। अब बचा क्या है इसमें? ई और ऊ और री। ये किस में आते हैं? संव्रत में आते हैं। तो ये क्या बोल सकते हैं? ऐसे स्वर जिसमें मुख किसी में कम खुलता है, किसी में ज्यादा खुलता है, किसी में आधा खुलता है, किसी में कम बंद रहता है, ऐसे स्वरों को क्या बोलते हैं? जीव के मुख के आधार पर बोलते हैं। ठीक है ना? ये हो गया। अगला करते हैं अपन ने, मात्रा के आधार पर तो हमने कर लिया था। अब देखते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? उच्चारण। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 6। इसकी परिभाषा लिख लो। ऐसे स्वर जो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके बोले जाते हैं, करके बोले जाते हैं, जाते हैं। वे उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। सिंपल है। ये अक्षर कैसे हैं? जो मुख के आधार पर किसी न किसी कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से बोले जाएंगे, ऐसे को क्या बोलते हैं? अपन उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। अपन इनको लिखते हैं। पहला कौन सा है? आ, ई, उ, री, ऐ और ओ। कितने प्रकार के हो गए ये? 6। इसको बोलते हैं कंठ्य। क्या बोलते हैं? कंठ्य। ये कंठ से बोला जाता है, इस वजह से इसका नाम क्या है? कंठ्य। कंठ्य। इसको ई तालु। क्या? तालु। तालु की जगह तालव्य भी आ सकता है। क्या आ सकता है? तालव्य। ध्यान रखना, ये तालु से बोला जाता है। जैसे ई क्या बोला जाता है? ई, ये तालु। उ
ओष्ठ, ये तो आपको दिख रहा होगा किससे बोला जा रहा है, ओष्ठ से। उ ऊ, अब आता है री, इसको अपन बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं, मूर्धा। मूर्धा क्या होता है, जब हाँ एक व्यंजन में एक क्रम है, उनका वर्ग है, ट ठ ड ढ ण। जब जीव अपनी ऊपर के भाग को स्पर्श करती है, छूती है, तो उस क्षेत्र को अपन मूर्धा बोलते हैं। आपको देखो बोलते समय री जब ऊपर जाती है रे, तो क्या होता है, मूर्धा को छूती है, ऊपर के क्षेत्र को छूती है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, मूर्धा। ऐ कंठ तालु, क्या, कंठ प्लस तालु, या जिसे अपन बोलेंगे कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालु। ऐ कंठ और तालु, तालु किसको बोलते हैं, जीव को, जिह्वा को, तालव्य एक ही बात है। ये है कंठोष्ठ, एक साथ भी लिख के आ सकती हैं ये, कंठोष्ठ, क्योंकि इनमें संधि बन रही है, या अपन इसको लिखते हैं कंठ प्लस ओष्ठ, संधि बन रही है, वृद्धि, एक अपवाद मान सकते हैं अपन इनको, क्योंकि वृद्धि संधि में क्या होता है, बड़ी ओ की और बड़ी ए की मात्रा आती है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ बड़ी ए की मात्रा है। तो ध्यान रहे भैया क्या, कि कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ भी बोल सकते हैं। ये उच्चारण के आधार पर स्वर हैं, कितने थे, 6। और जैसे आपको मैंने ये चीजें बता रहा हूं तो आपको नोट करते जानी। मैं आपको पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा जो लगभग आपको 180 नंबर दिलवा सकती है 200 में से, है ना। अपन पूरी हिंदी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट्स कर सकते हो, और जो क्वेश्चन है आपका वो पूछ सकते हो। धन्यवाद।